हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेट पसंद आ रहा होगा। इससे पहले आप लोग 20-20 की संख्या में कुल 6 सेट बना लिए हैं और आज मैं 7वें सेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, उनके प्रयासों के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार ने वर्ष 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया था। और कथन दूसरा है, उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा हैं। विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है एक और दो दोनों, और विकल्प डी है ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर सही कथन हो जाएगा विकल्प सी, दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि उनके प्रयासों के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार ने वर्ष 1914 की अवधि में रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया था। और दूसरा कथन है, उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है 1917 में बिहार में किया था, बिहार के चंपारण में। और किसानों को जो तिनकठिया प्रथा था, यानी कुल 1 बीघा यानी 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बाध्य किया जाता है, इसी को तिनकठिया प्रथा कहते हैं। इसके विरोध में चंपारण में सत्याग्रह का गांधी जी ने पहला प्रयोग किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 है, मेंटोक्स परीक्षण किया जाता है किसके लिए? विकल्प ए क्षय रोग की जांच के लिए, विकल्प बी टाइफाइड रोग की जांच के लिए, विकल्प सी निमोनिया रोग की जांच के लिए, विकल्प डी एड्स रोग की जांच के लिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए क्षय रोग की जांच के लिए। आइए इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट यानी टीएसटी भी कहा जाता है। टीबी यानी क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। इसमें फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु है, इसके कारण जो है कि होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, मेंटोक्स जो परीक्षण किया जाता है वह क्षय यानी टीबी रोग की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलिए 23 पर चलते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो विकल्प ए है विधि के समक्ष समता का अधिकार, विकल्प बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विकल्प सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विकल्प डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामले के निर्णय के आधार पर प्रथम संविधान संशोधन साल 1951 में किया गया। इस केस के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया और अनुच्छेद 15 में 15(4) को स्थापित किया गया। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया कि राज्य यानी देश के सभी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न पिछड़ी जातियों समुदायों के लिए निश्चित अनुपात में स्थानों को यानी सीट्स को आरक्षित किया गया। तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मौलिक अधिकार में पहला बार संशोधन किया गया वर्ष 1951 में। उसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 24 पर। 24 है, ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है या क्या नाम रखे जाने की घोषणा की गई है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर जो है कि अमृत गार्डन रखने का, अमृत उद्यान रखने का घोषणा किया गया है। आइए नेक्स्ट है
25 नंबर, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग है क्या। तो यह ऋण साधन पर ब्याज और मूलधन के समयबद्ध भुगतान से जुड़े जोखिम के सापेक्ष स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी के द्वारा दिया गया राय या सलाह जो होता है क्रेडिट रेटिंग होता है। भारत में कुल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कार्य करती है। भारत में इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है कि नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है? विकल्प ए है पोलियो, डिप्थीरिया और तपेदिक। विकल्प बी है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। विकल्प सी है टिटनेस, तपेदिक और पोलियो। विकल्प डी है तपेदिक, टाइफाइड और पोलियो। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। डिप्थीरिया के कारण जो है कि सांस लेने में तकलीफ होता है, पैरालिसिस या हार्ट फेल हो सकता है और ये जीवाणुजनित रोग है डिप्थीरिया। ठीक है। उसके बाद यदि काली खांसी की बात की जाए तो इससे बच्चों को खाने पीने और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और यह भी जीवाणुजनित रोग है। और यदि टिटनेस की बात की जाए तो टिटनेस एक गंभीर जीवाणुजनित रोग है। यह शरीर की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और यह रोग क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण होता है। यानी टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? विकल्प ए है प्रतिहार, विकल्प बी है पाल, विकल्प सी है राष्ट्रकूट और विकल्प डी है चोल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी चोल। चोल जो है कि प्रतीकात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप पर 3 महत्वपूर्ण शक्तियां उभरी थी। पहला गुजरात राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा दक्कन का राष्ट्रकूट वंश और तीसरा बंगाल का पाल वंश। कन्नौज पर अधिकार के लिए करीब 200 वर्षों तक तीनों महाशक्तियों के बीच कौन कौन? गुजरात राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्कन का राष्ट्रकूट और बंगाल का पाल, तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इनमें अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार को मिला था। चोल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी कि चोल जो है त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? विकल्प ए, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विकल्प बी, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। सी है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों कम होती है। विकल्प डी है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी। कहा जाता है कि किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध उठाने पर किया गया जो कार्य होता है उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध उठाने में किया गया कार्य, गुरुत्व का मतलब होता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो उसके विरुद्ध, पृथ्वी के केंद्र के विरुद्ध यदि उठाने में कोई कार्य करते हैं तो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा
संचित रहता है। अतः जब किसी झूले को निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है तब उठाने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता है, जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और यही कमी झूले की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इस बात को ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो ठीक से समझने के लिए वीडियो को रिपीट करके यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 29 पर। 29 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में नदियों के संगम का नाम दिया हुआ है। सूची 1 है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग और सूची 2 में है भगीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी, 3 अलकनंदा और पिंडर, 4 अलकनंदा और नंदाकिनी। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। रुद्रप्रयाग के लिए हो जाएगा आपका अलकनंदा और मंदाकिनी। उसके बाद आपका नंदप्रयाग के लिए हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी और फिर कर्णप्रयाग के लिए हो जाएगा अलकनंदा और पिंडर, जबकि देवप्रयाग के लिए हो जाएगा भगीरथी और अलकनंदा। एक और प्रयाग होता है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर जो है विष्णु प्रयाग स्थान है। तो इस प्रकार से पंच प्रयाग है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो इस पंच प्रयाग का नाम आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प बी यदि इस क्रम से देखा जाए तो सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। यानी रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी से बना है, नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी से बना है, देव प्रयाग भगीरथी और अलकनंदा से, जबकि कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलने से बना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न पर। हमारा 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी केरल और विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो दिए गए विकल्प में से यदि ध्यान से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का तट जो है सर्वाधिक लंबा है। वैसे यदि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य यदि पूछा जाए तो गुजरात हो जाता है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा हो जाता है, लेकिन इसमें गुजरात विकल्प में नहीं है। तो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और पांचवी तटरेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा आपका केरल। यानी गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पर केरल है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं 31 पर। लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपके पास। ए मुद्रा जमा अनुपात, बी आरक्षित जमा अनुपात, सी सांविधिक तरलता अनुपात और डी नकद आरक्षित अनुपात। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। यानी लोगों के द्वारा करेंसी में धारिता और बैंक जमा के रूप में धारिता के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 32 पर। 32 है बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए 2 पौधों के नाम बताइए। तो पहला है आपका ग्लिरिसीडिया और नीम, दूसरा है नीम और जेट्रोपा, तीसरा है जेट्रोपा और नीम, चौथा है जेट्रोपा और ग्लिरिसीडिया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी जेट्रोपा और ग्लिरिसीडिया। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। जेट्रोपा और ग्लिरिसीडिया 2 ऐसे पौधे हैं जिसे क्रमशः
बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन के लिए उगाया जाता है। यानी जैट्रोपा को बायोडीजल के लिए और ग्लिरिसीडिया को नाइट्रोजन के लिए उगाया जाता है। जैट्रोपा की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है, जबकि ग्लिरिसीडिया मिट्टी को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मूल्यवान पोषक तत्व प्रदान करता है। ग्लिरिसीडिया एक बहुउद्देशीय पौधा है जो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के कटाव को कम करता है तथा प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधे जो है जैट्रोपा और ग्लिरिसीडिया है। यहाँ पर विकल्प डी सही हुआ। आइए चलते हैं 33 पर। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस नदी के तट पर स्थित है? 4 विकल्प है आपके पास। गंगा नदी, बी है गंडक नदी, सी है सोन नदी और डी है दामोदर नदी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी गंडक नदी। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व गंडक नदी के तट पर स्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, टाइगर रिजर्व। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज जिला में गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ ही 2 घाटों का भी निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 पर। 34 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो विकल्प ए है लोक लेखा समिति, विकल्प बी है प्राक्कलन समिति, विकल्प सी है सरकारी उपक्रम समिति, विकल्प डी है याचिका समिति। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी प्राक्कलन समिति। यानी कि दिए गए विकल्प में से सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा के से जो है कि चुना जाता है। इसमें कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता है। साल 1950 में इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था किसके सिफारिश पर किया गया था? 1950 में किया गया था, उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण यानी NMIS किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसके लिए 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी संगठन, विकल्प सी नीति आयोग और विकल्प डी है ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी संगठन के द्वारा जो है कि आयोजित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए नेक्स्ट 36 पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 133। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी अनुच्छेद 124(1). आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिलने वाली अनन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 जिसमें संघ की चर्चा है में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक के प्रावधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसका अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित नियम है।
अनुच्छेद 124(1) के मुताबिक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? विकल्प ए हीमोग्लोबिन, विकल्प बी मिथेमोग्लोबिन, विकल्प सी लेड और विकल्प डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी मिथेमोग्लोबिन। आइए इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता इसका प्रमुख कारण है। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी स्थिति को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन, यानी रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण? तो मिथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने, नसरुद्दीन महमूद जिलानी ने, शेख फरीद ने। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। लेकिन इसका प्रचार जो है, इसके भारत में विस्तार जो है, इसको भारत में लोकप्रिय बनाने का जो काम है ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। और यही प्रश्न यहाँ पर है कि इस संप्रदाय का प्रचार जो है किस सूफी संत ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मैतेई समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो मैतेई समुदाय का संबंध विकल्प ए असम, विकल्प बी हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी ओडिशा और विकल्प डी मणिपुर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका मैतेई समुदाय का संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। हाल ही में मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के विरोध में हिंसा भड़क उठी है। मैतेई समुदाय का संबंध मणिपुर से है। मैतेई समुदाय को मणिपुरी लोग भी कहते हैं, मणिपुरी लोग, यानी मैतेई को मणिपुरी भी कहा जाता है। और हाल ही में मणिपुर में एक बड़ी हिंसा भड़की है मैतेई को जब एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। तो इस नाते इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था? 4 विकल्प है आपके पास, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी महात्मा गांधी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? देश नायक। ठीक है, देश नायक यदि आपसे कभी पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था, तो देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त और देशभक्तों में राजकुमार कहा था। देशभक्तों का देशभक्त भी कहे तब भी महात्मा गांधी, और देशभक्तों में राजकुमार कहे तब भी महात्मा गांधी। और यदि यह पूछे कि सुभाष चंद्र बोस को, क्या पूछे? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा? तो उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे। नेताजी सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने कहा था 1943 में, जब वो आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर रहे थे। तो इस प्रकार से आज का सेट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। निश्चित रूप से आगे भी आने वाला सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आएगा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।
और कुछ ना कुछ आपके तरफ से यदि मैसेज आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तो अपनी सकारात्मकता अपने मैसेज के माध्यम से ज़रूर व्यक्त किया करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।